ओके स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, पहला पार्ट में हमने बताया था कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके बारे में, कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कुछ यूनिट्स जो हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स, उनको देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? लेंथ। अब लेंथ क्या होता है? ठीक है, लेंथ मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, स्केल पकड़ के नाप लेते हैं, मीटर टेप पकड़ के नाप लेते हैं। दो पॉइंट होना चाहिए, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, सीधा सीधा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको क्या लेते हैं हम लोग? लेंथ लेते हैं। तो लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग यही लिखते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा, हम लोग स्पेस में कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेते हैं, दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस नाप लेंगे, वो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। यही होता है लेंथ। लेंथ हो गया दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो उसको किससे क्या कहते हैं? उसको फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ कहा जाता है। अब इसका जब यूनिट देखेंगे हम लोग, इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर का मतलब क्या होगा? एक मीटर कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि एक मीटर कितना सा है? तो अभी फिलहाल एक मीटर किसको माना जाता है? फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, उसका ऑफिस है, वहाँ पर एक रखा हुआ है, बार रखा हुआ है, ठीक है, एक लंबा सा रॉड टाइप का रखा हुआ है, जो कि बना हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम मिला के बनाया गया है। तो वो जो एलॉय है, प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय है, उसको रखा गया है, लंबाई है उसकी ना, लंबा सा रखा हुआ, उस पर दो पॉइंट मार्क किए गए हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर माना गया है। ठीक है, तो 1 मीटर मतलब फिलहाल जो हम लोग समझते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स marked on a bar of platinum iridium alloy kept in the international Bureau of Weights and Measurements। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स का ऑफिस है, वहाँ पर एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक बार रखा हुआ है, ठीक है, उस पर दो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। अब इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है? ये तो रखा हुआ है एक बार, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, मान के चलो बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, थोड़ा सा क्या होगा, फैल जाएगा बार, 1 मीटर का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा वो बार, तो 1 मीटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ में 1 मीटर का डेफिनेशन ये सही नहीं है, चेंज होते रहता है कंडीशन के हिसाब से। तो उसका एक सही डेफिनेशन क्या दिया जाए? साइंटिस्ट लोग उसके बारे में चर्चा किए, बाद में बनाया गया। ओके, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा 1 मीटर का, ठीक है, तो 1 मीटर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिया। $16,50,763 wavelengths of orange red light
एमिटेड बाय क्रिप्टन। तो क्या होता है, क्रिप्टन 86 एक एलिमेंट है, ठीक है, क्रिप्टन एलिमेंट है, उसका मास नंबर या एटॉमिक मास क्या है 86 है। उसमें से ऑरेंज रेड लाइट क्या होता है निकलता है। कोई भी रेड लाइट निकले वो क्या होता है वेव फॉर्म में होता है, और वेव्स में क्या होता है वेवलेंथ होता है। एक छोटे छोटे जैसे कोई भी लाइट जो ट्रैवल करता है इस फॉर्म में ट्रैवल करता है वेव्स के फॉर्म में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कहा जाएगा, एक वेवलेंथ है, ठीक। इसका वेवलेंथ, इस वेव का वेवलेंथ इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहा जाएगा। मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट होता है, तो ऐसे कितने सारे सर्कल्स बनने चाहिए, कितने सारे वेवलेंथ्स मिलने चाहिए, इतने सारे 16,50,763 वेवलेंथ्स इस लाइट का अगर लिया जाए। ऑरेंज रेड लाइट कहाँ से निकलता हुआ, क्रिप्टन 86 से निकलता हुआ ऑरेंज रेड लाइट, और उसके इतने सारे वेवलेंथ लेते हैं तब जाके क्या कहलाता है 1 मीटर कहलाता है। ये कभी चेंज नहीं होता, इसका डिस्टेंस कभी आगे पीछे नहीं हो सकता, लाइट का वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया मीटर का। ये तो हो गया एसआई यूनिट। अब दूसरे यूनिट्स देखते हैं हम, दूसरे प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं। तो नॉर्मल कॉमनली यूज्ड जो यूनिट है इसके, ठीक है, लेंथ के कॉमनली यूज्ड यूनिट्स क्या क्या है। कॉमनली यूज्ड यूनिट्स देखो, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर, 1 मीटर का कितना पार्ट 100 पार्ट, ठीक है, सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर मतलब 1 मीटर को अगर 1000 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 मिलीमीटर होता है। फिर किलोमीटर का यूज़ किया जाता है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अगर हम लोग लेते हैं तब 1 किलोमीटर होता है। ऐसे इंच का यूज़ करते हैं, इंच मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। माइल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, माइल मतलब करीब करीब 1.6 किलोमीटर के करीब होता है माइल्स। ये कॉमनली यूज्ड है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इंच, माइल, ये बहुत यूज़ किया जाता है इनका। इसके अलावा फुट, 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर करीब होता है 1 फुट। तो ये सब क्या है कुछ कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है लेंथ के। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर स्केल्स में दिया रहता है, इंच भी स्केल में दिया रहता है। हम लोग रोड्स का डिस्टेंस या दो जगहों का डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हैं। मिलीमीटर बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए मिलीमीटर से स्केल में हमको मिल जाता है, मिलीमीटर के भी मार्किंग्स होते हैं। माइल दो जगहों के बीच में डिस्टेंस, मतलब प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए माइल। फुट नॉर्मली हाइट वगैरह नापते हैं हम लोग फुट पे, ठीक है, जो इंसानों का हाइट नापा जाता है वो फुट। ये हो गए कुछ कॉमनली यूज जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिट्स का जो कॉमनली यूज नहीं होता है, ठीक है। अब लेंथ के बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेंथ में अदर यूनिट्स देखते हैं। अदर यूनिट्स फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस, मतलब एटॉमिक लेवल पे एक एटम का डिस्टेंस कितना, कितना रेडियस है उसका, डायमीटर कितना, एक सेल कितना बड़ा होता है, वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर हम लोग नहीं नाप सकते, ठीक है। 1 मिलीमीटर में हज़ारों सेल आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बहुत छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए जो स्मॉल लेंथ्स लिख सकते हैं हम लोग, वेरी स्मॉल लेंथ्स, हम लोग माइक्रोन यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। 1 माइक्रोन मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब कि 1 मीटर को अगर 10 लाख से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 मीटर को 10 लाख से अगर डिवाइड किया जाए तब जाके जो डिस्टेंस बहुत छोटा सा लेंथ मिलेगा वो क्या होता है 1 माइक्रोन होता है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है जिसको हम लोग
कैपिटल ए के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा के डिनोट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे एक और होता है फर्मी। 1 फर्मी जो होगा वो क्या होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये। 1 मीटर को इतना 10 टू द पावर 15, 15 जीरो लगाएंगे 1 के साथ, तब जाके जो नंबर मिलेगा हमको, उससे अगर डिवाइड करते हैं 1 मीटर को, तब हमको क्या मिलता है 1 फर्मी मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम यूनिट है और फर्मी है। ऐसे बहुत सारे और भी यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए अदर यूनिट्स फॉर वेरी स्मॉल लेंस। अब हम लोग बात करते हैं बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस अगर मेजर करना है, 2 स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, सन और सैटर्न के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। प्लानिटरी डिस्टेंसेस अगर मेजर करना तो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स की ज़रूरत है। कितना किलोमीटर लिखेंगे, अब करोड़ों किलोमीटर लिखना पड़ जाएगा हमको। तो फॉर वेरी लार्ज लेंस की बात करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियों को अगर नाप रहे हैं हम लोग तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर किस डिस्टेंस को कहा जाता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना दूर कवर करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइट ईयर कहते हैं। तो एक लाइट ईयर कितना होगा, देखो निकालते हैं 1 लाइट ईयर का। 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में लाइट ईयर चलता है 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में, ठीक। 1 सेकेंड का पता है हमको, 1 मिनट का अगर निकालना हो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इंटू 60 कर दे तो मिनट मिल गया। अब अगर आवर निकालना है तो आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। आवर मिल गया हमको। अब आवर को डेज में बदलते हैं, कितने डेज होंगे, सॉरी कितने आवर्स होंगे? 1 डे में 24 आवर्स। अब पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं हम लोग, 1 ईयर का, ठीक है। तो एक एक दिन निकल गया, दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब उसको पूरा साल करते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो वो जो आंसर हमको मिलेगा मीटर में, वो क्या होगा? 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस होगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे एक बार, ये कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मिल जाएगा 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। ये कितना आ जाएगा? करीब करीब 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऐसे आंसर आएगा ये, ठीक। लंबा सा आंसर आएगा जिसमें 10 के पावर में कितना आएगा? 15 आएगा, और यहाँ पर 9.46 आंसर, इतना मीटर। 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर में चेंज कर दो, 3 जीरो और घटा दो इसमें, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको, है ना। तो मीटर में ज़्यादा बेहतर है, मीटर वाला याद रखना है हमको। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है 1 लाइट ईयर में। अब दूसरा एक यूनिट लेते हैं, बड़े लंबे लंबे लेंस का यूनिट अगर लेते हैं, पहला तो हो गया लाइट ईयर, दूसरा हम लोग लेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंड हम लोग लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो एवरेज निकाल अगर लेते हैं हम लोग अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस का, अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए और कैपिटल यू से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होगा, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10⁻11 मीटर करें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, इतना मीटर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ये। अगर लिखें इसको सही से लिखें
पॉइंट वगैरह हटा के, ये पावर वगैरह हटा के, पॉइंट के बाद कितने टर्म्स होंगे? 11 टर्म्स। 10⁻11 मतलब पॉइंट यहाँ से हटाएं तो यहाँ पॉइंट के बाद 11 टर्म्स होंगे, तो एक टर्म तो 5 हो गया। उसके बाद बाकी सारे क्या करेंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो 10 0 हो गए, 10 0 और एक 5 पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर्स? ये मीटर में आ गया। किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो 3 0 कम हो जाएंगे, इतना किलोमीटर। कितना है? करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर आ रहा है ये, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये हमको मेनली याद रखना है कि 1.5 × 10⁻11 मीटर्स होता है। ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक और यूनिट बचता है लेंथ का, ठीक है। बहुत लंबे डिस्टेंसेस में, स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या सन से लेकर के किसी दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उस यूनिट का। थर्ड जो है हम लोग पार्सेक, ठीक है। पार्सेक को एक डायग्राम से समझते हैं। पार्सेक मतलब होता है एक पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ से ऐसे लाइन खींचती हम लोग, 2 लाइन खींचे, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। डबल डैश से डिनोट करते हैं सेकेंड को, ठीक। और यहाँ पर जो ऐसे आर्क बनाएंगे हम लोग, एक आर्क बनना चाहिए, ये आर्क का डिस्टेंस होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 2 पॉइंट्स के बीच का। ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर लेंथ ऑफ आर्क है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनना चाहिए? 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड है तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? 1 पार्सेक कहलाता है। ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस 1 पार्सेक होगा, ठीक है। अब इसको एक सर्कल फॉर्म में देखो, ये पूरा ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक। इसका सेंटर ये है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस हो गया 1 पार्सेक, एंगल हो गया 1 सेकेंड, और लेंथ ऑफ आर्क हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो थीटा का अगर फॉर्मूला देखें हम लोग, है ना, थीटा का जो फॉर्मूला होता है एंगल का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। मतलब जो एंगल है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। देखो थीटा क्या है यहाँ पर? 1 सेकेंड है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पार्सेक। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले में? थीटा का वैल्यू सेकेंड में नहीं आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? रेडियन होना चाहिए। तो पहले तो सेकेंड को हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे। तो 1 सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड को 60 से डिवाइड करने पर मिनट होता है। एक और बार 60 से अगर डिवाइड करते हैं तब जाके क्या बनता है? 1 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे 1 आवर बनाते हैं, सेकेंड को आवर बनाते हैं, सेकेंड को 60 से डिवाइड किए मिनट, फिर एक बार और 60 से डिवाइड किए तो क्या बन जाता है? आवर बन जाता है। वैसे यहाँ पर सेकेंड को 60 से डिवाइड किया तो मिनट, एक बार और 60 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? डिग्री बन गया। इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है? डिग्री है फिलहाल, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 × 10⁻11 मीटर अपॉन 1 पार्सेक, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी भी क्या है? एंगल डिग्री में है, डिग्री को क्या करेंगे हम लोग? रेडियन में चेंज कर देंगे। डिग्री यहाँ पर क्या एंगल जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए हमेशा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 1 अपॉन क्या है? 60 × 60, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं π/180 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 अपॉन 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक कितना हो जाएगा? देखो 1 पार्सेक इज 1 पार्सेक इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ठीक है, 1 पार्सेक हो गया। बाकी सब चीज़ इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 1.5 × 10⁻11, 60 और 180 इधर अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में,
6 36, 2 जीरोस इंटू 180 अपॉन में क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, अब सबके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके पाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 पार्सेक का वैल्यू मिल जाएगा। 1 पार्सेक कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर सॉल्व करके देखोगे इसको, ये आता है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर करीब आता है 1 पार्सेक। ये हो गया लेंथ के बारे में। लेंथ के यूनिट्स हम लोग देख लिए, छोटे यूनिट्स हो गए, वेरी स्मॉल यूनिट्स, वेरी लार्ज यूनिट्स, और कुछ अदर कॉमन यूनिट्स भी देख लिए हम लोग लेंथ के बारे में। तो ये लेंथ के सारे यूनिट्स करीब करीब कवर किए हम लोग। ठीक है, ये हो गया लेंथ का। अब हम लोग दूसरा जो फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको देखते हैं। दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दूसरा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे वो है मास। मास मतलब क्या होता है? हम लोग जब मास की बात करते हैं, मास मतलब होता है एक सामान हमारे पास है, उसके अंदर कितना सामान मतलब मैटर भरा पड़ा है, उसको कहते हैं मास। वजन को नहीं कहते। वजन मतलब वेट। वेट और मास बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो मास मतलब जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया मास के बारे में कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मास कहते हैं। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, कैपिटल के भी लिख सकते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। अब एसआई यूनिट जो केजी हो गया, 1 केजी क्या होता है? जैसा हम लोगों ने लेंथ में 1 मीटर के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में रखा हुआ है, एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बार रखा हुआ, उसके 2 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, वैसे किलोग्राम के लिए भी रखा हुआ है। द वेट ऑफ ए सिलेंडर, weight of a cylinder made of platinum, iridium alloy kept at International Bureau of weights and measurements is 1 kg। वो 1 kg का एक सिलेंडर रखा हुआ है, किस चीज़ का बना है? प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय से बना हुआ है वो, और उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 kg है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 kg रहे, उस पर अगर थोड़ा सा कचड़ा के इकट्ठा हो जाए, ठीक है, एक छोटा सा 2-4 दाने भी आके इकट्ठा हो जाए तो कुछ ग्राम बढ़ जाएगा उसमें वेट। ठीक है, मास कुछ ग्राम बढ़ सकता है, या फिर उसमें से थोड़ा सा कट करके गिर जाए, या फिर 2-4 एटम उसमें से निकल ही जाए, फिर भी थोड़ा सा 1 ग्राम या आधा ग्राम कम हो सकता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है 1 किलोग्राम का, ये है एक मान के चला जा सकता है। ऐसे ही एक और डेफिनेशन दिया गया, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में वो लेते हैं उसको, डेफिनेशन को। द मास ऑफ 1 liter pure water at 4 degree Celsius is considered as 1 kg। ठीक है, 1 kg का एक और कॉमनली प्रैक्टिस में किसको माना जाता है? 1 kg प्योर वाटर होना चाहिए। ठीक है, एकदम साफ पानी, उसमें कोई गंदगी नहीं हो, कोई मिक्सचर नहीं हो, ठीक है, कोई सॉल्ट ना मिला हुआ हो, कुछ भी नहीं मिला, एकदम प्योर वाटर, सिर्फ H2O होना चाहिए उसमें। प्योर वाटर लें, उसका कितना लेना है? प्योर वाटर 1 लीटर लेना है, और कितना डिग्री सेल्सियस पे हमको उसको गर्म रखना है? 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना है हमको उसको। ठीक है, टेम्परेचर कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्योर वाटर अगर हम लोग लेते हैं
तो उसका मास क्या हम लोग मानते हैं 1 kg होता है मास। ठीक है, ये तो हो गया 1 kg का कुछ कॉमन डेफिनेशन। अब ये सारे डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं है, तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन एक दिया गया इसका किलोग्राम का। हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो 1 kg इज इक्वल टू एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में परफेक्ट डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन है 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन 12C6। इतने सारे का एक कार्बन एटम जो होगा, किस टाइप का कार्बन एटम लेना है जिसका एटॉमिक मास क्या हो 12 होता है। ये कार्बन के अलग अलग हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन 12 का जो एटम है, कार्बन 12 जो एटम है उसके कितने एटम्स लेना है, एक एक एटम हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। इतने सारे एटम्स अगर ले लें 5.0188 इंटू 10⁻25, तब वो क्या होता है 1 किलोग्राम बनता है। इतने सारे एटम्स का वेट अगर हम लोग ऐड करें तब जाके 1 किलोग्राम बनेगा। ठीक है, एक एटम, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनको हम लोग जोड़ते जाएंगे, रखते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे। इतने सारे एटम्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तब जाके क्या बनेगा 1 kg। अगर हम लोग पॉइंट हटा के लिखें तो बहुत बड़ा सा नंबर बनेगा। 5 के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने टर्म्स होने चाहिए, 25 टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 दिया 0188, तो 25 जैसे 4 हो गए, 1 2 3 4, बाकी क्या हम लोग 0 0 लगा देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इतने सारे एटम्स हमको लेने हैं किसके, कार्बन 12 के। इतने सारे एटम मिला देंगे और उसका मास अगर हम लोग देखेंगे तब जाके वो क्या होगा 1 kg बनता है। ठीक, 1 किलोग्राम बनाने के लिए कार्बन 12 के इतने सारे एटम्स चाहिए हमको। ये बहुत इतने ज़्यादा हैं कि हम पढ़ भी नहीं सकते इसको। देखिए, चलिए ये तो हो गया 1 kg का, ऐसा यूनिट है इसका। अब मास के दूसरे यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, मास के ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, लेंथ के सबसे ज़्यादा यूनिट्स थे। मास के अदर यूनिट्स देखते हैं हम लोग। अदर यूनिट्स, पहले किलोग्राम से छोटे यूनिट्स की बात करते हैं। पहले किलोग्राम से छोटा जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। तो 1 ग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको 1000 हिस्सों में बांट दो। 1 किलोग्राम के अगर 1000 हिस्से करते हैं तब क्या होता है 1 ग्राम होता है। ठीक, ऐसे ही 1 मिलीग्राम, इसको अगर कॉमनली लिखे तो 10⁻³ kg लिख सकते हैं हम लोग। अब 1 मिलीग्राम मतलब 1 किलोग्राम को 10 लाख से डिवाइड कर दो तब 1 मिलीग्राम बन जाएगा। मतलब 10⁻⁻6 किलोग्राम अगर लेते हैं तो 1 मिलीग्राम होता है। ठीक, ऐसे एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको हम लोग AMU कहते हैं। तो AMU एक्चुअली क्या होता है, AMU मतलब होगा, जैसे हम लोग अभी कार्बन एटम देखे थे, मास 1/12 ऑफ द मास ऑफ 112C6 एटम। एक कार्बन का एटम लेते हैं और उसके 12 हिस्से अगर करते हैं, ठीक है, तो एक एक हिस्से का जो मास होगा वो क्या कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ठीक, एक कार्बन एटम लिए उसी का बहुत कम मास होगा। ठीक है, किलोग्राम ग्राम में तो हम लोग डिनोट कर ही नहीं सकते एक एक एटम का मास, और उस एटम के भी 12 हिस्से अगर कर देते हैं हम लोग तो एक एक हिस्से का वेट कितना हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है उसका होता है 10⁻⁻27 kg। इतना हो गया, इसके साथ 1.66 भी मल्टीप्लाई, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गए मास के ऐसे यूनिट्स जो किलोग्राम से भी छोटे हैं। मतलब किलोग्राम इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट से भी छोटे यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब बड़े यूनिट्स देखते हैं हम लोग।
ठीक है, ग्राम हो गया, ये मिलीग्राम हो गया और ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तीनों को केजी के हिसाब से लिख सकते हैं। 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻6 kg और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो इतना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। -27 का मतलब यहाँ पर कि 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 27 डिजिट होने चाहिए, जिसमें से 3 डिजिट ये हो जाएंगे 166, बाकी जो 24 होंगे वो 00 होंगे, 0.0000 ऐसे करके लिखते जाएंगे। 24 जीरो लिखेंगे, उसके बाद जाके 166 लिखेंगे, तब उतना किलोग्राम एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब मास के दूसरे यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग। 3 तो हो गए छोटे छोटे यूनिट्स। अब बड़ा यूनिट, किलोग्राम से भी बड़ा यूनिट क्या होता है? 4th नंबर देखते हैं, क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है, क्विंटल किसको कहेंगे? अगर 100 kg है तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्विंटल कहेंगे। 100 kg क्या होगा? क्विंटल। और एक है मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन जो होता है वो क्या होता है? 1000 kg अगर हो तब उसको कहते हैं हम लोग 1 मेट्रिक टन। तो मास के 2 और यूनिट्स हो गए, ये बड़े यूनिट्स है, किलोग्राम से भी बड़े, क्विंटल है और एक मेट्रिक टन है। ये हो गया मास कंप्लीट। मास के बाद हम लोग आते हैं अगला जो टॉपिक है, अगला फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर की यूनिट्स की बात करते हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या है? द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको जो मेजर किया जाता है वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब देखो केल्विन को कैसे डिफाइन किया जाए। केल्विन को डिफाइन किया जाता है वाटर लेकर के, पानी का टेम्परेचर एक नापा जाता है। द टेम्परेचर at which ice, water and water vapor, the temperature at which ice, water and water vapor are at thermal equilibrium is called ट्रिपल पॉइंट। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर बर्फ़ रखा है, पानी रखा है और वाटर वेपर एक साथ एक कंटेनर में बंद करके रखे हैं हम लोग, ठीक है, बंद करके रख दिए और उसमें क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का ट्रांसफर सिर्फ इन्हीं तीनों में होगा, लेकिन फिर भी तीनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो आइस का बढ़ेगा भी नहीं, वाटर का कम नहीं होगा, वाटर वेपर का भी कम नहीं होगा, ना ही इन तीनों में से किसी का बढ़ेगा, ना ही इन तीनों में से किसी का कम होगा। हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा, जितना हीट जाएगा उतना ही हीट वहाँ से निकल भी जाएगा। जैसे आइस में हीट अगर वाटर से ले रहा है ये, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो उतना ही हीट क्या है ये रिलीज भी करेगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है इसको मानते हैं हम लोग 273.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट को 273.16 केल्विन माना जाता है। इस हिसाब से केल्विन डिफाइंड है। टेम्परेचर के अदर यूनिट्स जो होते हैं, 2 और यूनिट्स माने जाते हैं इसके टेम्परेचर के अदर यूनिट्स में, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बाद आता है टाइम। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में देखते हैं, टाइम के बारे में। टाइम मतलब क्या होता है? हमारे आसपास नेचर में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो पीरियोडिक हैं, ठीक है।
हर पीरियड में क्या होता है, वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, टाइम कहलाएगा। बार बार जो रिपीट होता है उसको हम लोग टाइम का एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे घड़ी की सुई हर एक सेकंड में टिक करती है, तो वो एक टाइम का यूनिट हो गया, ठीक है। तो टाइम का यूनिट किसको मानते हैं, एक ऐसे इंटरवल्स को, ठीक है, या एक ऐसे फिनोमिनन को हम लोग टाइम का यूनिट मान लेंगे जो रेगुलर इंटरवल में बार बार अपने आप को रिपीट करता हो, ठीक है। तो टाइम का जो एसआई यूनिट है, टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब इसके अदर यूनिट्स अगर देखें हम लोग टाइम के दूसरे यूनिट्स, अदर यूनिट्स में क्या आ जाएगा, मिनट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या MIN भी लिख देते हैं। तो 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। फिर आवर्स, HR लिखते हैं, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। फिर डे, 1 डे मतलब 24 आवर। फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे यूनिट्स है टाइम के, ठीक है। वीक लेते हैं तो 1 वीक मतलब 7 डेज। फिर 1 मंथ मतलब 30 और 31 डेज। फिर 1 ईयर 365 डेज। 1 लीप ईयर 366 डेज। 1 डेकेड मतलब 10 ईयर्स। फिर 1 सेंचुरी 100 ईयर्स। ऐसे टाइम के यूनिट्स हैं, इतने सारे यूनिट्स, ऐसे और भी यूनिट्स हो सकते हैं टाइम के। अब ये तो हो गया यूनिट्स की बात, ऐसा यूनिट और अदर यूनिट्स। अब सेकंड के लिए बेस किसको मानते हैं, ठीक है। टाइम का एक बेस है जिसको हम लोग बेस मान के चलते हैं, उसके हिसाब से बाकी सारे यूनिट्स को हम लोग मेजर कर देते हैं। तो सेकंड के लिए ऐसा यूनिट तो सेकंड है, इसके लिए जो बेस है, ठीक है, बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो किसको लिया जाता है। जैसे टेम्परेचर का केल्विन तो यूनिट है, लेकिन उसके लिए बेस किसको माना गया, ट्रिपल पॉइंट को माना गया था बेस, ठीक है। किलोग्राम मास का था, उसके लिए किसको हम लोग बेस माने थे, कार्बन के एटम को बेस माने थे, उसके हिसाब से किलोग्राम डिफाइन किया गया था, ठीक है। लेंथ के लिए ऑरेंज लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टन, उसका वेवलेंथ को बेस माने थे, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन किए थे मीटर को। सेकेंड के लिए जो बेस ऑफ मेजरमेंट है वो किसको लिया जाता है, बेस ऑफ मेजरमेंट जो है वो लिया जाता है 1 सोलर डे, ठीक है। सोलर डे मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के ही चारों ओर एक बार घूम जाएगा। जैसे बॉल है, एक बार पूरा घूम जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, 1 सोलर डे कहा जाएगा, ठीक है। तो अर्थ जब एक बार पूरा घूम जाता है अपने एक्सिस पे, ठीक है, तब उसको क्या कहा जाता है, 1 सोलर डे कहा जाता है। ये कितना होता है, 24 आवर्स मान के चलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज सोलर डे का टाइम है 24 आवर्स। अब सेकेंड को इस सोलर डे के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, एक सोलर डे जो है 24 आवर्स है। एक सोलर डे को 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो आवर्स बन जाता है, आवर्स बन चुका, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स बन जाएगा, फिर एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये सेकेंड बनेगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन कितने हो जाएगा यहाँ पर सोलर डे का, 1 सोलर डे का कितना हिस्सा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 24 इंटू 36, 36 4 ज़ा 144, 4 कैरी 14, 36 2 ज़ा 72 और 14 86 और 2 जीरोस, 86,400, 1 अपॉन 86,400 ऑफ सोलर डे। तो एक दिन को इतने सारे हिस्सों में अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बनता है, 1 सेकेंड बनता है, एक दिन 24 घंटे का, ठीक है। तो ये हो गया टाइम के बारे में।
अब ऐसे ही और भी 2-3 बचे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, ल्यूमिनस डेंसिटी, ठीक है, और एक क्वांटिटी ऑफ मैटर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में उनको देखेंगे और मेजरमेंट्स देखेंगे कि एक्चुअली में इनको मेज़र कैसे किया जाता है। तो ये तो यूनिट्स के बारे में हो गया बात। अब उसको मेज़र करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेज़र करने में गलतियाँ भी हो जाती हैं, एरर्स पड़ते हैं, ठीक है, वो सब परसेंटेज निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें। डायमेंशंस के बारे में देखेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है, डायमेंशंस क्या होता है, मास, लेंथ, ये सब हम लोग देखते हैं, टाइम, टेम्परेचर, सब डायमेंशंस में देखेंगे हम। तो ये सारे टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नाम नोट बना के रखेंगे आप लोग और प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते रहेंगे।